आप लोगों ने 10th पास आउट कर लिया होगा और अभी आप 11th साइंस स्ट्रीम में आए होंगे। तो 11th साइंस स्ट्रीम में बेसिकली जो हम यहाँ पर केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है आईआईटी, जेईई और नीट के लिए जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आपके जेईई में हो या नीट में हो, और केमिस्ट्री को कितना सिंपली हम डिस्कस कर सकते हैं ये हमें बेसिकली यहाँ पर समझना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कि केमिस्ट्री किस तरीके से स्टडी करेंगे और किस तरीके से हम आगे उस पर फोकस करेंगे। अगर हम जेईई की बात करें और नीट की बात करें तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट बन के निकलता है बेटा जहाँ पर सबसे ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट और उसको समझना और मिनिमम चीज़ों को याद रखना, उसी के बेस पे हम यहाँ पर आपको कंप्लीटली मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट आज बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों आवर ऑनलाइन पाठशाला। केमिस्ट्री टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके, मोल कॉन्सेप्ट। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि कभी भी अगर हम मोल की स्टडी करें तो हमें ये ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चों कि मोल है क्या। डेफिनेशन रटनी नहीं है, बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको समझना है और उसको दिमाग में रखना है। जैसे आप मैथ्स फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ते हो उसी तरीके से एक बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक, जो हर कोई दिमाग में रख सकता है और समझ सकता है। ओके, सो देखिए मोल, और इस मोल को हम MOL भी लिखते हैं और इसको हम N से डिनोट करते हैं। और ये जो मोल है इसका जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही जो फॉर्मूला बना है बेटा, उस चीज को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। और गिवन मास जो है सब्सटेंस का, उसका यूनिट होता है ग्राम में, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। सो बेसिकली अगर हम यहीं से इसकी यूनिट देखना चाहें तो यूनिट हमारे पास आ जाएगी, यूनिट हमारे पास आ जाएगा ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पर मोल। यहां से मोल ऊपर चले जाएगा और ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। सो फाइनली यूनिट जो आ जाएगी वो हमारे पास मोल में। सो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो मोल एक अपने में एक यूनिट बन के निकला है। सो इट इज ए फंडामेंटल यूनिट। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज ए फंडामेंटल यूनिट होने की वजह से ये बेसिक यूनिट में कंसीडर की जाती है और ड्राइव्ड यूनिट इसी के बेस पे बनेगा। सो बेसिक हम यहाँ पर मोल के बारे में जान रहे हैं और उसी के बिहाफ में हमने ये चीज़ें स्टडी करी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये जो सब्सटेंस है इसका जो मास हम बात कर रहे हैं, ये सब्सटेंस हमें नोन सब्सटेंस होगा।
ये सब्सटेंस हमें नोन सब्सटेंस होगा, इस नोन सब्सटेंस का ही मास हमें गिवन होगा, और अगर वो सब्सटेंस नोन होगा तभी हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलर मास निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोलर मास के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमें मोलर मास खुद से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें सब्सटेंस का नोन होना बहुत जरूरी है। यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसे हम बोल सकते हैं केमिकल फॉर्मूला, वो फॉर्मूले का नोन होना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। मोलर मास को जनरली हम जो डिवाइड करते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक और चीज मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं कि हर एक टीचर अपने तरीके से इन चीजों को डिफाइन करता है, बट मैं आपको बहुत सिंपल वे में, जिससे बच्चे के दिमाग में ये पूरा सेट हो जाए, उस तरीके से ये चीजों को लेके चलता हूं। सो लेट्स स्टार्ट कि मोलर मास को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक मास, and second is molecular mass, and third is compound mass, अब बात ये आ रही है कि एटॉमिक मास क्या है। हम ये भी बात कर लेते हैं कि एटॉमिक मास को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास क्या है। सो एटॉमिक मास को अगर हम देखें तो एटॉमिक मास एटम का मास, तो एटम का मास हमें याद रखना होता है। बट मैं बच्चों के लिए एक और चीज मेंशन कर देता हूं कि याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक टेबल के फॉर्म में रख सकते हो, और आपको जब भी जरूरत पड़े, जब भी आपको मोल के क्वेश्चन करने पड़े, हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हमारी आगे की सीरीज में। आप जब भी इसको आप आगे कंटिन्यू देखोगे, आगे की सीरीज में आपको बहुत सारे जब वीडियो मिलेंगे, उनमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के आपको मिलेंगे, जहां पर आपको एटॉमिक मास का यूज करना होगा। तो एटॉमिक मास का यूज करना होगा, तो उस केस में आपको वो टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए हम बात ये कर रहे हैं कि हमें एटॉमिक मास याद नहीं करना है, एक टेबल के फॉर्म में हम उसको कहीं पर भी लिख के रख सकते हैं। और मैं बच्चों को बार बार यही बोलता हूं कि हो सके जितनी भी चीजें मिनिमम याद करना पड़े, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो इसी वजह से बेटा यहां पर मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में आपके सामने लिख देता हूं कि आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको अच्छे से आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो एग्जांपल में फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1। उसके बाद हम यहां पर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। हम बात करते हैं यहां पर पोटेशियम की, पोटेशियम होता है 39। हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम होता है 24। हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम होता है 40। हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है 27। हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन की, कार्बन होता है 12। हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन होता है हमारे पास 14। हम बात करते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस होता है हमारे पास 31। इसके साथ कुछ और एलिमेंट हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम बात करते हैं सल्फर की, ऑक्सीजन की, सॉरी, ऑक्सीजन इज 16 एंड नेक्स्ट इज सल्फर, सल्फर इज 32 एंड नेक्स्ट इज क्लोरीन, क्लोरीन इज द 35.5। इन सब की यूनिट भी अगर मैं यहां पर बात करूं, इन सब के पीछे भी मेंशन कर देता हूं, यूनिट इज सेम, ग्राम पर मोल एंड अनदर ग्राम पर मोल एंड दिस वन इज ग्राम पर मोल। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें सबकी बात कर ली है कि सबकी यूनिट ग्राम पर मोल ही होगी। तो
अब बात ये आ रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ रहा है, बाकी सबका तो हमें पता दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्लोरीन का दिख रहा है कि उसका एटॉमिक मास यहाँ पर जो मेंशन किया है वो 35.5 है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि अगर हम एटॉमिक मास को लिखें, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप देख लो बेटा, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। और अगर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे तो फिर हम यहाँ पर 35.5 किस बेस पे मेंशन कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि इसका मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आया है एटॉमिक मास वो फ्रैक्शन में कैसे है। तो इसी को प्रूफ करने के लिए इसी को हम एक पॉइंट में मेंशन करते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ये अगर हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसका मतलब यह है बेटा कि वो अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये 35.5 कैसे आया, और इसी मास को हम लिख देते हैं बेटा। अभी मैं डिस्कस करूंगा एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअली ये एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास। अब बात आती है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। सो जस्ट एक फॉर्मूला हमारे पास आता है एवरेज एटॉमिक मास का, मैं उसको मेंशन करते हुए चल रहा हूं। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू परसेंटेज of isotope first into atomic mass of first, ये ब्रैकेट में जो लिखा है इससे समझ जाना, प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप सेकेंड इंटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड। यहां पर ऐसा हो सकता है, यहां पर ऐसा हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं, हमने आइसोटोप फर्स्ट और सेकंड की बात करी। ऐसा जरूरी नहीं कि आइसोटोप दो ही होंगे, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप दो के से ज्यादा भी हो सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट के होते भी हैं, जैसे हाइड्रोजन, उसके आइसोटोप 3 होते हैं। तो हम उस केस में ये डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप जितने हैं हम उस फॉर्म में लिखेंगे। अभी मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने दोनों की बात करी, इसका मतलब क्लोरीन के आइसोटोप 2 होते हैं, यहां से फिक्स हो गया। तो मैं मेंशन कर सकता हूं कि Cl of 35 is 75% present in earth crust and Cl of 37 is 25% प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब अर्थ क्रस्ट क्या है ये भी आपको थोड़ा सा समझा दो। अर्थ क्रस्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई भी रॉ मटेरियल मैक्सिमम परसेंटेज में अवेलेबल होता है उसी को हम अर्थ क्रस्ट मानते हैं। तो Cl अर्थ क्रस्ट में 75% 35 एटॉमिक मास वाला एंड 25% 37 एटॉमिक मास वाला प्रेजेंट होता है। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे इस चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास सीधे सीधे पुट करना है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू फर्स्ट का परसेंटेज यानी 75 इंटू 35, एटॉमिक मास इज 35 प्लस परसेंटेज इज 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100।
100 तो पूरा डिवाइडेड होगा क्योंकि वो परसेंटेज की बात कर रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है बेटा 35.5। इट इज द फाइनल आंसर एंड द वैल्यू इज ऑन फ्रैक्शन। अब बात यही, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ऐसा हम हर एक के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात हम यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं, सभी का कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बेटा सभी का कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट जिसके आइसोटोप प्रेजेंट हैं अर्थ क्रस्ट में, हर एक एलिमेंट का हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ओके, सो फाइनली हम पहुंच गए अपने एवरेज एटॉमिक मास में कि 35.5 हमारा कैसे कैलकुलेट हुआ। अब बात ये आ रही है कि एवरेज एटॉमिक मास किसी भी आइसोटोप के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा कोई भी रेशियो इस फ्रैक्शन पार्ट में आ सकता है, लेकिन रेशियो हमारे पास इस टाइप से हो तब। अगर मेरे पास रेशियो 98:2 का हो तब हमारे पास वहां पर फ्रैक्शन में आने के चांसेस बहुत कम होंगे, और अगर हमारे पास रेशियो अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूं कि 95 और 5 के रेशियो में, तब भी बहुत कम होंगे। तो बेसिकली मैं मेंशन कर रहा हूं एक और पॉइंट कि एवरेज एटॉमिक मास is equals to एटॉमिक मास। ये तब एलिजिबल होगा जब हमारे लिए, यहां पर कंडीशन अप्लाई कर देता हूं मैं, आइसोटोप फर्स्ट is greater than as compared to isotope second। इसका मतलब क्या है कि जो आइसोटोप फर्स्ट है उसका जो प्रेजेंस है अर्थ क्रस्ट में वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड वन। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि फर्स्ट को मैं ज्यादा ले रहा हूं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट को ही ज्यादा ले, सेकेंड भी ज्यादा हो सकता है, बट मैं ये कंसिडर कर रहा हूं जो ज्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है उसे मैं फर्स्ट मान रहा हूं, इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन बनाई। और इसके बेस पे मैं मेंशन कर सकता हूं कि हमारे पास एटॉमिक मास is equals to first isotope। ओके, तो आई होप बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे हमें ये सीखना है, हमें ये समझना है कि हमें आईआईटी लेवल में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उसका एक बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जो बेसिक फंडामेंटल होता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आईआईटी में हर एक बच्चा ये सोचता है कि भाई हम हाई फाई पढ़ें और हम फाइट करें कंपटीशन में। ऐसा नहीं होता है। बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आईआईटी के क्वेश्चन बनते हैं। और मैं इन आगे भी जितने भी हम ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन जो हमारी पाठशाला है, ऑनलाइन पाठशाला में हम हर एक वीडियो में आपको डिटेल में जेईई मेंस, जेईई एडवांस और साथ में आपके नीट लेवल को कंप्लीटली कवर करते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो में, और आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू।